चलिए नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी हमेशा की तरह आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं, इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है और विस्तृत जानकारी हम आपके बिहार के एग्जाम के लिए रेगुलर वे में देते हैं। आप यहां से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं, अपनी सिलेक्शन का निर्धारण यहां से कर सकते हैं। चलिए पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि बिहार विधान मंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े अभी हाल ही में पेश किए गए और आपको मालूम है कब पेश किया गया, तो 7 नवंबर 2023 को। हालांकि आंशिक तौर पर 2 अक्टूबर को पेश किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर। तो फिलहाल यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। बताएं कि बिहार में ग्रेजुएट आबादी कितनी है, कितनी प्रतिशत है। एक्चुअली प्रतिशतता के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था जो हमने आपको बतलाया था, ध्यान रखिएगा, महज 6.11%। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से एक प्रश्न वीडियो में पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 2 प्रश्न को शामिल किया गया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार ने इसमें 8 पदक जीता और पदक तालिकाओं में 30वें स्थान पर रहा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ये पहली बार है जब इसकी मेजबानी गोवा द्वारा किया गया। ये इसका 37वां संस्करण है। हालांकि पिछला जो संस्करण था वो गुजरात में आयोजित हुआ था। ये भी बातें हमने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया कि 37वें नेशनल गेम्स में बिहार ने कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया, तो अभी आप जाने कि बिहार ने 8 पदक जीता और 30वां स्थान हासिल किया। लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि 8 पदकों में से बिहार को 3 सिल्वर मेडल यानी कि 3 रजत पदक और 5 ब्रॉन्ज अर्थात 5 कांस्य पदक मिला। हालांकि बिहार को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिहार ने 8 पदक जहां पर हासिल किया, ये ध्यान रखना है आपको, और 30वें स्थान पर रहा। आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बनेंगे वो तमाम चीजों का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया है। जैसे कि 37वें नेशनल गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किया। अच्छा, नेशनल गेम्स के इतिहास में बिहार का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र राज्य के रूप में जो बिहार अभी है, बिहार का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है राष्ट्रीय खेलों में। हालांकि 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने मात्र 2 ही पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में बिहार के बाद केवल एक ही राज्य था, वो था सिक्किम, यानी कि सेकेंड लास्ट टीम थी अपना बिहार। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो पिछले वर्ष 2022 में गुजरात में आयोजित हुआ था, वहां पर बिहार ने केवल 2 पदक अपने नाम किया था, दोनों कांस्य पदक था। फिलहाल हम 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहे हैं, तो 3 रजत और 5 कांस्य, कुल मिलाकर बिहार ने 8 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आगे हम बात करें, प्रथम स्थान पर कौन रहा, द्वितीय स्थान पर कौन रहा, तृतीय स्थान पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र की टीम 228 पदकों के साथ इसमें प्रथम स्थान पर रहा है और इन 228 पदकों में 80 स्वर्ण अर्थात 80 गोल्ड, उसके बाद 69 रजत अर्थात 69 सिल्वर और 79 कांस्य अर्थात 79 यानी 79 ब्रॉन्ज मेडल, ये इसमें 228 पदकों में से शामिल था। और नेशनल गेम्स 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके साथ ही उन्होंने राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी भी जीता। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, तो राष्ट्रीय खेलों में जो भी टीम सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतती है, हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक स्वर्ण पदक की, ना कि ओवरऑल पदकों की, तो सबसे अधिक टीम जो स्वर्ण पदक जो भी टीम जीतती है उसे राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। तो ये यहां से ध्यान रखिए, 2023 में महाराष्ट्र 228 पदक जीता जिसमें 80 स्वर्ण था, जिसके लिए अभी हाल ही में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र पिछली बार 1994 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि यह दूसरी बार है जब नेशनल गेम्स के इतिहास में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमारा अगला पॉइंट है, पिछले 4 संस्करण में शीर्ष पर रहने वाली जो सर्वश्रेष्ठ की टीम है वो इस वर्ष 37वें राष्ट्रीय खेलों में दूसरे स्थान पर रही है। कितना पदक अपने नाम किया, तो आपको ध्यान रखना 126 पदक, और इन 126 पदकों में से 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल था।
तो इस लिहाज से 126 पदकों के साथ जो सर्विसेज की टीम है, जो कि 4 संस्करण का विजेता रही है पिछले, तो ये दूसरे स्थान पर है। लेकिन वहीं पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 62 स्वर्ण, 54 रजत और 73 कांस्य, कुल मिला के 192 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सर हरियाणा ने 192 पदक जीता, जबकि अगर हम बात करें सर्विसेज की तो 126 ही पदक जीता, तो फिर भी सर्विसेज टीम दूसरे स्थान पर क्यों है? दरअसल यहाँ पे मामला यह है कि सर्विसेज टीम ने 66 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जबकि हरियाणा ने महज 62। तो कहीं न कहीं अगर दोनों में तुलना करें तो सर्विसेज की टीम आगे है। तो अंक तालिका में स्वर्ण पदक के आधार पर उसका निर्धारण होता है। ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी और भी दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी शामिल है। देखिए बिहार के बारे में यही लिखा गया कि बिहार ने 3 रजत और 5 कांस्य, कुल मिला के 8 पदकों के साथ पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा। और अभी हमने ये भी जानकारी आपको दिया कौन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के पड़ोसी राज्यों की, तो ये भी आपको समझना है। पड़ोसी राज्यों में खास करके अगर हम बिहार की चौथी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, नेपाल तो हालांकि एक देश है, लेकिन राज्यों में बात करें दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की स्थिति की बात करें पदक तालिका में, तो उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा और उसके बाद पश्चिम बंगाल 18वें स्थान पर, झारखंड 29वें स्थान पर रहा। और कुल पदकों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है बिहार को 30वां स्थान मिला है और पड़ोसी राज्यों से बिहार की हम तुलना करें तो बिहार की स्थिति पड़ोसी राज्यों से थोड़ा सा मतलब पदक तालिका में नीचे है। तो ये यहाँ पर समझिएगा, इतनी सारी जानकारी ध्यान रखना। हालांकि नेशनल गेम्स को लेकर एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया, यही वो वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, नो डाउट। हमने सभी चीजों को इसमें कवर किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा 20 मिनट का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेशनल गेम्स से पहले भी कई दफा प्रश्न बने हैं और ये एक हॉट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना हमें नजर आती है। तो इस वीडियो को आप लोग चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल एकदम निःशुल्क हमने टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में सर्च बार में आप वहां पर लिखिए बीपीएससी मेकर और तकरीबन 20,000 से अधिक मेंबर वहां पे उस ग्रुप में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का, तो वहां से भी आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में, अच्छा यहाँ पर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है, ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है। तो इसका राइट आंसर है बिहार के दरभंगा प्रमंडल में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मौजूदा समय में बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। सबसे पहले इसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हमने एक जानकारी आपको दिया था, हालांकि यहाँ पर वो चीजें हमने शामिल कर दिया है। आप इधर देख सकते हैं बिहार के 9 प्रमंडल की एक सूची है, जो अभी हमने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था, पूसा को मुंबा दंपति, पू से पूर्णिया, सा से सारण, यहाँ पर आप देखते रहिएगा, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर, दो से दरभंगा, मौ से मगध, पो से पटना, ती से तिरहुत। ये इसका ट्रिक है प्रमंडल को याद रखने का। यानी कि बिहार को अभी 9 प्रमंडल यानी कि 9 डिवीजन में बांटा गया है। मौजूदा स्थिति तो यही है और इसके अंतर्गत जो 38 जिले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो बिहार के दरभंगा प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है, जिस वजह से ये अभी खबरों में है, जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें ये किस पर्पज से इसे स्टार्ट किया गया है, इससे क्या फायदा। दरअसल यहाँ पर लिखा गया दरभंगा प्रमंडल में सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों, साथ ही साथ परिवारों को दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा का शीघ्र निष्पादन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया है। तो यही वो रीजन है जिस वजह से अभी हाल ही में ये बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल में स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है दरभंगा प्रमंडल के बारे में। तो दरभंगा प्रमंडल की हम बात करें तो ये बिहार के 9 प्रमंडल में से एक है, यानी कि 9 कमिश्नरी में से एक है। और आपको ध्यान रखें इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में 30 अक्टूबर 2023 को दरभंगा प्रमंडल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है और स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1973 को। ठीक है। अच्छा 1973 वही ईस्वी है जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और उस समय बिहार की जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम प्रोजेक्ट चीता की बात करें, जो 2022 में 17 सितंबर को शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो ये भी आपको समझना है प्रोजेक्ट चीता 2022 से संबंधित है, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में।
ये चीजें फिलहाल ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे 50वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है, तो यही वो वर्ष था जो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के आप पटना जू के भी नाम से जानते हैं, तो पटना जू की भी अभी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये चीजें रिलेट करके ध्यान रखेगा, हमने सारी जानकारी आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे दरभंगा प्रमंडल की, तो बिहार में आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 प्रमंडल में से दरभंगा भी एक प्रमंडल है, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो दरभंगा है, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। ये चीजें यहाँ से आपको समझना है। अच्छा, अगर हम पटना की बात करें तो पटना भी एक्चुअली बिहार में एक प्रमंडल है। एक तो जिला है ही पटना, लेकिन बिहार में भी एक प्रमंडल है। पटना का जो हेडक्वार्टर है पटना है, और इसके अंतर्गत जिलों की जो संख्या है ये 6 है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैप से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। तो प्रश्न यहां से भी अराइज हो सकते हैं, ये थोड़ा सा डीप में जाके आपसे पूछा जाएगा, कोई जिला का नाम आपको दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं बांका। आपसे पूछा जाएगा कि बांका जो जिला है बिहार का, ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये बांका जिला भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और भागलपुर प्रमंडल की हम बात करें तो ये बिहार के 9 प्रमंडल में से सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत महज 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर, दूसरा है बांका। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी अभी जो जारी हुई है ये 2024 के लिए जारी हुई है, और प्रश्न जो पूछा गया कि पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ये किस देश की यूनिवर्सिटी है, तो ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस रैंकिंग में एशिया की यूनिवर्सिटी की, तो ये चीजें भी आपको समझना है, विश्व की बात नहीं हो रही है बल्कि एशिया की बात हो रही है। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो चीजें लिखी गई ध्यान से देखिए, हाल ही में 8 नवंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, और इसके अनुसार जो एशिया की जो 3 टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें पहले स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है, हांगकांग यूनिवर्सिटी जो कि हांगकांग का है, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। ये चीजें समझिएगा, एशिया में ये 3 यूनिवर्सिटी टॉप पर है इस वक्त इस रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, मतलब जो देश हैं एशिया में जितने भी देश हैं, देशों के जितने भी यूनिवर्सिटी इस सूची में शामिल हुए हैं, इस मामले में कौन आगे है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत अब 148 विश्वविद्यालयों के साथ, 148 यूनिवर्सिटी के साथ इस सूची में शीर्ष पर है। यानी कि इस सूची में जो विभिन्न देश के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है उस मामले में अपना जो भारत है वो आगे है। भारत का 148 विश्वविद्यालय इसमें सूची है, इसमें सूचीबद्ध है, और पिछले साल से तुलना करें तो पिछले साल से ये 37 अधिक है। वहीं पे दूसरे स्थान पर 133 संस्थानों के साथ चीन है, और वहीं पे अगर हम बात करें तीसरे स्थान की तो 96 संस्थानों के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। तो फिलहाल यहाँ से ये तमाम चीजें ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक से कोई भी पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अभी हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी हुई है 2024 को लेकर, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल के शिक्षा संस्थान को पहली बार इस सूची में सूचीबद्ध किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम यहाँ पर बात करें अगर भारतीय संस्थानों की जो इसमें टॉप पर रहा, तो आईआईटी बॉम्बे एशिया में 40वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी बॉम्बे एशिया में 40वां स्थान बनाया, फिर आईआईटी बॉम्बे को यहाँ पर एक शब्द आप लोग ऐड कर लेंगे, आईआईटी बॉम्बे को एशिया में 40वां स्थान मिला जो कि भारत में टॉप पर है। इसके बाद क्रम, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिए आईआईटी बॉम्बे जो है ये भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे एशिया में तो पूरे एशिया में 40वें स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे को। भारतीय संस्थानों में दूसरा संस्थान आईआईटी दिल्ली जो कि 46वें स्थान पर, तीसरा संस्थान आईआईटी मद्रास 53वें स्थान पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप ये सूची देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि टॉप 100 जो सूची है, इस रैंकिंग की हम बात करें अगर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल है। एक गर्व की बात है, और लेकिन इसमें भी एक कंडीशन यह है कि जिसमें 5 आईआईटी यानी कि 5 प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो यहाँ पर आप सूची देख सकते हैं 7 संस्थान की जो इसमें सूचीबद्ध किया गया। अच्छा, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की बात हुई है, तो एक जानकारी पुनः आपको दे दूं, थोड़ा समय आपका लूंगा, हालांकि हमने बताया है आईआईटी दिल्ली अभी हाल ही में घोषणा किया था कि अभी हाल ही में यूएई में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। हालांकि इससे पहले घोषणा आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था कि भारत के बाहर
तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। और इस तरह का भारतीय परिसर भारत के बाहर स्थापित करने वाला पहला संस्थान था आईआईटी मद्रास। उसके बाद घोषणा हुआ था आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी की, जो अभी हमने आपको जानकारी दिया था। ये टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी है, एक तो है चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरा हांगकांग यूनिवर्सिटी, तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो ये टॉप 10 की सूची है। हालांकि इसमें भारत का एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें जो सबसे आगे रहा है, एक तो यहाँ पर चाइना दिख रहा है हमें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो कुल मिला के बात यह है, अच्छा सिंगापुर की बात करें तो 1 2, हांगकांग की बात करें तो 1 और 2, साउथ कोरिया 1 2। अच्छा कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें टॉप 10 में अगर हम बात करें तो चाइना की 4 यूनिवर्सिटी शामिल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, उसके बाद 5वें स्थान पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी, 6ठे स्थान पर जेजियांग यूनिवर्सिटी और 7वें स्थान पर फुडन यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के 4 यूनिवर्सिटी चाइना के इसमें शामिल है इस सूची में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित या फिर गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया था, इसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही जानकारी दर्शाई गई है कि नेशनल गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब गोवा इसकी मेजबानी किया है। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर को किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 9 नवंबर 2023 को अभी हाल ही में इसका समापन हुआ है। तो ये ध्यान रखिए। और महाराष्ट्र 228 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर, उसके बाद क्रमशः सर्वश्रेष्ठ की टीम और हरियाणा रही तीसरे स्थान पर। ये ध्यान रखिए। अच्छा, राजा भालिंद सिंह ट्रॉफी से अभी हाल में महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया, जो कि नेशनल गेम्स में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले को दिया जाता है। महाराष्ट्र से पहले 1994 में स्वर्ण पदक जीता था, ये ध्यान रखिए। और बिहार के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि इस राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य कुल मिला के 8 पदक हासिल किया और 30वें स्थान पर रहा। हालांकि ये तमाम चीजें आपको याद रखना। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 7 नवंबर 2023 को अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मारोएक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? मारोएक्स अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किस देश के बीच किया गया? आपको यहाँ पे पूछा गया कि म्यांमार और कौन सा देश इसमें शामिल है। तो म्यांमार और रसिया के बीच अभी हाल ही में ये अभ्यास किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, अंडमान सागर में पहला, ये इसका पहला संस्करण था, उद्घाटन संस्करण था, जो कि म्यांमार और रूस के बीच ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास अभी आयोजित हुआ, जिसका नाम है मारोएक्स। ये ध्यान रखें, म्यांमार और रशिया के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ। और इस अभ्यास की बात करें तो दोनों देशों के बीच यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे के खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा की उपायों पर केंद्रित था। इसी मतलब विषय पर ये अभ्यास मतलब केंद्रित था, इसी पर ये आयोजित हुआ। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं ऑफर के बारे में। बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी कोर्स जो संचालित है, खास करके 70वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर, इस कोर्स में आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर की जानकारी आपको दे दूं कि इसका आपको लाभ लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है। ये प्रोमो कोड है डीप70 प्रोमो कोड को अप्लाई करके आप कोर्स में, हालांकि पहले से यहाँ पर ऑफर चल ही रही है, लेकिन अगर आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये बहुत नॉमिनल सा चार्ज पे, एक नाम मात्र के चार्ज से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, किस संस्था के द्वारा हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया? तो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट नामक एक रिपोर्ट अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में यूएनडीपी कहा जाता है, तो इसके द्वारा अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में जो सारी बातें निकलकर सामने आई है वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आय वाले देशों में शामिल है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है उच्च आय वाले देशों में शामिल है, किंतु आय और संपत्ति में असमानता भी यहीं पर देखी जाती है अधिकतर। दूसरा पॉइंट हमारा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गया है। इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। इसके साथ ही 2004 से 2019 के बीच गरीबी 40% से घटकर 10% पर आ गई है। उसका हमारा अगला पॉइंट है इसी रिपोर्ट से संबंधित कि कार्य भागीदारी में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो केवल
23% है भारत में इस समय। मौजूदा स्थिति की बात करें तो कार्य भागीदारी में महिलाओं की जो भागीदारी है वो महज 23% है, और देश के 10% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास देश की आधी से ज्यादा संपत्ति है। और उसके बाद जिन राज्यों में देश की 45% आबादी निवास करती है, उनकी 62% आबादी गरीब है। ये चीजें इस रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि एक जानकारी हमने आपको दिया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कुछ समय पहले। हमने ये जानकारी आपको दिया था कि अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे गरीब राज्य है अपना बिहार। तो तमाम चीजें ध्यान रखें, कोई भी चीज कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई हॉट बैलून परियोजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो हॉट बैलून परियोजना जो अभी हाल ही में खबरों में है, इसका संबंध है हरियाणा सरकार से। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दूं कि हाल ही में नवंबर 2023 में हरियाणा सरकार ने हॉट बैलून परियोजना शुरू की है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका एक मूल उद्देश्य है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिस वजह से अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। तो यही लिखा गया इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, और इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने या फिर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पिंजौर से किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए इस समय बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। ईमानदारी से आपको लिखना है, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि इस समय बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, आप अपने दिल से पूछिए क्या ये आपको मालूम है बिहार के पर्यटन मंत्री इस समय कौन है। ठीक है, चलिए आगे चलते। अच्छा, मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि हमने कई बार ऐसी जानकारी आपको दिया है, लेकिन बीपीएससी टीचर वाला जो अभी एग्जाम हुआ था, 1-2 वीडियो वायरल हुआ था, किसी महिला को पत्रकार पूछती है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो ये छोटे-छोटे फैक्ट आप ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर ये छोटा-छोटा फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो चीज़ों को याद रखने की, उस पर बढ़ेगी। ये मत समझिए कि ये छोटा फैक्ट है, इसे पढ़ने से फायदा नहीं है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा, ये समझिएगा। तो ज्ञान जितना भी हो अपने अंदर समेटिए, चाहे आपको कहीं से भी ज्ञान मिले आप अपने अंदर लीजिए, वो कहीं न कहीं आपको फायदा देगा। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पर्यटन मंत्री की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया, तो ये शब्द है पिंजौर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, हालांकि आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा पिंजौर के बारे में। यह एक महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अच्छा, महाभारत के बारे में आप लोग हालांकि जानते हैं, मैं इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना महाभारत कालीन स्थल है पिंजौर, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन गुजारे थे। जो कौरव सेना के द्वारा उन्हें मतलब एक प्रकार से कहे तो दंड ही दिया गया था, एक तरह से देखा जाए तो वो अपना अज्ञातवास का जो अंतिम दिन था वो यहीं पर पिंजौर में ही गुजारा था, जो कि आपको ध्यान रखना ये हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा की बात हुई तो एक जानकारी आपको दे दूं, हमने जानकारी दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र बनेसर हरियाणा में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, बिहार पुलिस की बात हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार पुलिस के महानिदेशक कौन है यानी कि डीजीपी कौन है, अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो इस समय राजविंदर सिंह भट्टी यानी कि आरएस भट्टी बिहार पुलिस महानिदेशक है। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार उड़ीसा में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजन कब किया जाएगा। जो घोषणा हुई इसके आधार पर इसका राइट आंसर है कि 9 से 11 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? उड़ीसा में। ये इसका 10वां संस्करण होगा कलिंगा साहित्य महोत्सव का, जो कि 9 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये आयोजित हो रहा है। और अगर हम बात करें ये किस विषय पर आधारित होगा, यानी किस थीम पर ये आधारित होगा, लीजेंड्स ऑफ एंशिएंट भारत एंड बियॉन्ड, इंस्पायरिंग लाइफ एक्सपीरियंस इन द 21st सेंचुरी। इन द 21st सेंचुरी ये इसका निर्धारित थीम होगा। इसी थीम इसी विषय पर ये कलिंगा साहित्य महोत्सव आधारित होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9 नवंबर 2023 को किस राज्य का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आई थिंक आप सबों को इसका मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या है। तो अभी हाल ही में 9 नवंबर 2023 को जो मतलब स्थापना दिवस मनाया गया वो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसे पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, वो तमाम जानकारी यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ये किससे अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, कौन सा राज्य बना था, ये तमाम चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2000 वो ईस्वी था जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और स्थापना के समय
उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। कब? तो 2007 में। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी और बिहार से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो प्रश्न में जो हमने पूछा था किस राज्य का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है 9 नवंबर 2023 को, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड का। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 नवंबर 2023 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो झारखंड का। और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार का जो संपूर्ण भूभाग था, तो उसमें से 40% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और झारखंड के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। और झारखंड का जो बंटवारा हुआ बिहार से, तो बिहार के क्षेत्र में जितनी भी खनिज संपदाएं थी वो तकरीबन 95% से अधिक चले गई झारखंड के क्षेत्र में। जो खोज हुई थी उसके आधार पर देखें तो 90% से, या यूं कहें लगभग सारा का सारा वो खनिज संपदा झारखंड के क्षेत्र में चलेगी। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे भी खोज हुए हैं, जैसे कि हम जमुई को ही ले लें, और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर खनिज संपदा भरपूर मात्रा में मिले। जमुई में स्वर्ण खदान मिला है, जो कि केंद्र सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत का 44% से अधिक जो सोना है वो जमुई में है। ये तमाम चीजें ध्यान रखें। अच्छा, जमुई बिहार का वही जिला है जहां पर 2021 में पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित किया गया था। आपको ध्यान होगा इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर जिलों की स्थापना की हम बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पर हम बिहार की भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, किससे अलग होकर बिहार स्थापित हुआ था, बिहार जो स्थापित हुआ एक राज्य के रूप में, वो भारत का कौन सा राज्य था, तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल से अलग होकर, और भारत के 12वें राज्य के रूप में अपना बिहार अस्तित्व में आया था। ये तमाम चीज यहाँ पे लिखी गई। पश्चिम बंगाल से अलग होकर 12वें राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को बिहार अस्तित्व में आया था। इस वर्ष 2023 में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2023 को, और इसका निर्धारित थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। हालांकि अगर हम बात करें 2022 की, जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था बिहार का, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। लेकिन 2023 में जो थीम था 111वें स्थापना दिवस का युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके बारे में भी आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की जो 7 महत्वाकांक्षी जो 7 निश्चय योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि इस समय इसका फेज 2 चल रहा है 2020 से। हालांकि फेज 1 था 2015 में शुरू हुआ था, 2020 में खत्म हुआ, 2020 में इसका फेज 2 प्रारंभ हुआ जो कि 2025 तक चलेगा। तो इसी के तहत एक वादा ये भी किया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति का, जिस पर बिहार सरकार कार्य कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो इसका थीम है इस वर्ष 2023 का 111वें स्थापना दिवस का युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 7 निश्चय पार्ट 2 में निहित है। ये चीजें ध्यान रखिए। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2023 में कहां पर साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर विषय के साथ जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो राइट जो आंसर है इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अभी हाल ही में नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और साथ साथ संकला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में अपनी पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये संयुक्त तौर पर दोनों संस्था के द्वारा ये पहली बार, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये इसका उद्घाटन संस्करण है। आयोजन अभी हाल ही में हुआ था 3 से 5 नवंबर 2023 को। इसका विषय था साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। ये ध्यान रखिए, ये इसका निर्धारित थीम था। अब यहाँ पर इसके उद्घाटन की बात करें तो 3 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये ध्यान रखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरी राष्ट्रपति है, और आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो पहली राष्ट्रपति है। हालांकि जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी भारत की। तमाम चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे हमारा अगला 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो राइट आंसर अभी हाल ही में डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और आपको ये ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग की या फिर इस संस्था की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
NHRC इसे शॉर्ट में कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब, जो कि टेनिस का एक खिताब है, अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी हाल ही में इस खिताब को अपने नाम किया है और नोवाक जोकोविच रहने वाले हैं सर्बिया के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। 12 प्रश्न आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। इस सीरीज की यही विशेषता है कि यहाँ पर तमाम चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, प्रश्न है कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में SC, ST, BC और EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? कंप्लीट जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और हमने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, जो ऑफर के बारे में हमने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोमो कोड है DEEP70, इसका उपयोग करके आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जो बीपीएससी, जो 17वीं बीपीएससी का कोर्स है और बीपीएससी टीचर, ये दोनों कोर्स में ये प्रोमो कोड एप्लीकेबल है। आप वहां पर 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर 12 बजे मध्य रात्रि तक ये ऑफर है, उस दौरान आप ऑफर का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।